नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मोहन भट्ट और आप लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स ऑनलाइन स्टडी। देखिए, लास्ट चैप्टर के अंदर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कमर्शियल बैंक के फंक्शंस पे और कमर्शियल बैंक क्रेडिट कैसे क्रिएट करता है, यानी कि कमर्शियल बैंक हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज गवर्नमेंट बजट। ठीक है, गवर्नमेंट बजट। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, इसमें क्या क्या होता है कि बजट में रिसिप्ट्स कहाँ से आती हैं, एक्सपेंडिचर कहाँ से होता है। फिर हम देखेंगे बजट के कितने तरीके होते हैं। फिर हम देखने वाले हैं कि बजट में डेफिसिट्स कौन कौन से होते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट द चेंजिंग सिनारियो में किस किस तरह के बजट बनाए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ों पे हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले ये बात जरूर बोलना चाहूँगा कि एक तो वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, ताकि कोई भी टॉपिक जब तक हम उस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता। और दूसरा, जिन्होंने अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले, ताकि उनको आगे के वीडियोस आराम से मिल जाए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बजट का मतलब क्या होता है, यानी कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ बजट। तो मैं ये कहता हूँ कि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट आने वाले फाइनेंशियल ईयर की एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का जो भी सिस्टमेटिक स्टेटमेंट बनाती है वो स्टेटमेंट क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। ठीक है, इट मींस बजट इज द सिस्टमेटिक स्टेटमेंट ऑफ expected receipts and expected expenditure of the government for upcoming financial year is called बजट। ठीक है, ये तो बात रही बजट का मतलब क्या होता है। हम ये कह रहे हैं कि किसी भी कंट्री की सरकार आने वाले फाइनेंशियल ईयर की एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का जो भी स्टेटमेंट बनाती है वो स्टेटमेंट क्या कहलाता है, बजट। अब हिंदुस्तान में अगर मैं बजट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की बात करूं तो इंडिया में फिलहाल एक ही बजट दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है जिसको हम यूनियन बजट बोलते हैं, और हर स्टेट की गवर्नमेंट अपना अलग बजट बनाती है, वो अलग इशू है। मैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। इंडिया में जो बजट दिया जाता है वो 1 फरवरी को दिया जाता है, और पहले ये बजट जो दिया जाता था दैट वाज ऑन 28 फरवरी। ये डेट उन ईयर्स की है जिन ईयर्स में इलेक्शन नहीं होते, क्योंकि जिस ईयर में इलेक्शन होते हैं उस ईयर में इंटरिम बजट दिया जाता है। वो तब तक के लिए होता है जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते, इलेक्शन नहीं हो जाते। इलेक्शन होने के बाद जब भी नई गवर्नमेंट आएगी तो वो जो रिमेनिंग ईयर बचा हुआ है उसका इंटरिम बजट देती है, देन आफ्टर फिर कंटिन्यू बजट चलता रहता है। पहले ये बजट 28 फरवरी को दिया जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने ये परंपरा तोड़ दी है। अब 1 फरवरी को ये बजट दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट 2 बजट दिया करती थी, एक था यूनियन बजट और एक था रेल बजट। लेकिन चूंकि इस सरकार को परंपराएं तोड़ने की आदत है तो इसने ये परंपरा भी तोड़ दी। अब केवल एक ही बजट दिया जाता है, यूनियन बजट। जो रेल बजट था वो इसके अंदर मर्ज कर दिया गया। ठीक है, ये कुछ फैक्ट है इंडियन में बजट से। खैर, अब इसके बाद बात आती है कि भाई बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है भाई, सरकार क्या करती है? देखिए, सरकार टैक्सेस से रेवेन्यू जनरेट करती है और एक्सपेंडिचर के थ्रू खर्च करती है। जब सरकार
ऐसा करती है तो उसका पर्पस ये होता है कि सोसाइटी के अंदर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ जनरेट किया जाए, ठीक है, यानी कि गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है उसको पाटा जाए। अब जब सरकार टैक्स लगाती है तो आपने देखा होगा कि सरकार प्रोग्रेसिव रेट पर टैक्स लगाती है, यानी कि जो कम इनकम वाले लोग होते हैं उन पर कम टैक्स लगाती है, तो ज़्यादा इनकम वाले लोग ज़्यादा टैक्स लगाती है, ठीक है। यानी कि सरकार का प्रयास क्या होता है कि मार्जिनल सेक्रीफाइस ऑफ टैक्स जो होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। मार्जिनल सेक्रीफाइस ऑफ टैक्स का मतलब ये होता है कि जो लोएस्ट इनकम वाला बंदा जो टैक्स दे रहा है उस पर बर्डन क्या आना चाहिए, कम होना चाहिए। और जब सरकार खर्चा करती है तो इस तरीके से करती है कि मार्जिनल बेनिफिट ऑफ द टैक्स शुड बी मैक्सिमम, कि जो गरीब से गरीब आदमी जिसको टैक्स मतलब खर्चे का बेनिफिट मिल रहा है सरकार के का, वो मैक्सिमम होना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के देसी स्टाइल में समझने की कोशिश करें तो सीधी सी बात है कि अमीर से लेकर के गरीब को दें, दैट इज द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ताकि सोसाइटी के अंदर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ को एस्टैब्लिश किया जाए। दूसरी चीज होती है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए हमारी जैसी कंट्री के अंदर दो सेक्टर होते हैं, पब्लिक सेक्टर भी होता है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है। प्राइवेट सेक्टर अपने रिसोर्सेज वहां लगाता है जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, ठीक। अब इससे होगा क्या, इससे ये होता है कि भाई जो सोशल वेलफेयर या इकोनॉमिक वेलफेयर का कंसेप्ट है वो हट होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट के लिए काम करता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि वेलफेयर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसा कौन देखेगा? तो जब सरकार रिसोर्सेज एलोकेट करती है अपने बजट के थ्रू तो वो इस तरीके से एलोकेट करती है कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ वेलफेयर, ठीक है। तो इस पर्पस को हम क्या बोलते हैं, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तीसरी बात आती है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी देखिए इकोनॉमी में ट्रेड साइकिल्स आते हैं, ठीक है, और ये ट्रेड साइकिल जब आते हैं तो इन्फ्लेशन और रिसेशन की प्रॉब्लम जनरेट होती है, और दोनों ही तरह की प्रॉब्लम्स इकोनॉमी के लिए खराब होती है, और ना इनको खत्म किया जा सकता है, ट्रेड साइकिल्स को खत्म नहीं किया जा सकता। तो सरकार का ऑब्जेक्ट क्या होता है? सरकार का ऑब्जेक्ट ये रहता है कि प्राइसेस में स्टेबिलिटी के थ्रू इन ट्रेड साइकिल्स की जो इंटेंसिटी या इनका ड्यूरेशन है उसको एज पॉसिबल एज मिनिमम किया जाए और इकोनॉमी में प्राइसेस की स्टेबिलिटी को बना के रखा जाए, ठीक है, ताकि इकोनॉमी में ये रिसेशन और इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी ना हो। चौथा ऑब्जेक्ट दैट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी लेबर सप्लाई बढ़ती है, और बढ़ती हुई लेबर सप्लाई के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होंगी तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जनरेट होगी और वो हर्ट करती है आपकी लाइफ की क्वालिटी को, ठीक है। तो लिविंग स्टैंडर्ड को हर्ट करेगी, इसलिए सरकार कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है ताकि बढ़ती हुई लेबर सप्लाई को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके और इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की आइडियल कंडीशन को एस्टैब्लिश किया जा सके। पांचवी बात मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, ठीक है। जितनी भी पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए रिसोर्सेज एलोकेट करना, उनके लिए फाइनेंस की व्यवस्था करना और उनका मैनेजमेंट करना, ये सरकार का अगला ऑब्जेक्ट होता है। फिर छठी बात आती है इकोनॉमिक ग्रोथ। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जीडीपी को बढ़ाना। देखिए अगर इकोनॉमी में ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगी और पॉपुलेशन जिस रफ्तार से बढ़ती है, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी और ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम का लेवल नीचे चला जाएगा, और पर कैपिटा इनकम का लेवल अगर नीचे चला जाएगा तो लोगों की लाइफ की क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो सरकार का ये ऑब्जेक्ट रहता है कि इकोनॉमी में जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है उससे ज़्यादा जीडीपी की ग्रोथ रेट को बढ़ाया जाए ताकि इकोनॉमी में लिविंग स्टैंडर्ड को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके।
तो इन 6 ऑब्जेक्ट्स को लेकर के किसी भी देश की सरकार अपना बजट बनाती है। अब नेक्स्ट बात आती है कि भाई बजट में होता क्या है। हम बजट में 2 चीजों की बात करते हैं। नंबर 1 होती है बजट रिसिप्ट्स और नंबर 2 होते हैं बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट्स भी होते हैं, बजट एक्सपेंडिचर। पहले हम बजट रिसिप्ट्स की बात करेंगे, फिर हम बजट एक्सपेंडिचर। मैंने लिया बजट रिसिप्ट्स, ठीक है। इन बजट रिसिप्ट्स को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। नंबर 1 रेवेन्यू रिसिप्ट्स और नंबर 2 पे मैं बात करूंगा रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं which does not decrease assets of the government, and second which does not create liability to the government। ठीक है, यानी कि जो सरकार की लायबिलिटी को नहीं बढ़ाती और नंबर 2 जो सरकार के असेट्स को डिक्रीज नहीं करती, उन रिसिप्ट्स को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं। अब इन रेवेन्यू रिसिप्ट्स को हम फिर 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज टैक्स रेवेन्यू एंड अदर इज नॉन टैक्स। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो कि हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट को देते हैं, और जो टैक्स हम देते हैं उसके बदले में हम सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। किसी भी कंसिडरेशन की उम्मीद के बिना हम ये कंपलसरी पेमेंट देते हैं। और यहाँ पर एक बड़ी जोरदार चीज है कि अगर हम सरकार को टैक्स देते हैं तो सरकार हमें कुछ देगी कंपलसरी, लेकिन अगर हम सरकार को टैक्स नहीं देते हैं तो सरकार हमारे अगेंस्ट एक्शन लेने की स्थिति में होती है। अब इस टैक्स को भी हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। डायरेक्ट टैक्स और सेकंड मैंने लिखा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन किसी दूसरे बंदे पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ऐसे टैक्सेस में इंपैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स दोनों ही घटनाएं एक ही बंदे पर होती है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब होता है टैक्स का लगना, और इंपैक्ट ऑफ टैक्स का मतलब होता है टैक्स का बर्डन बेयर करना। यानी कि जिस बंदे पे टैक्स लगा वही बंदा इस टैक्स का बर्डन बेयर करेगा। इस टाइप का टैक्स क्या कहलाता है? डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। डायरेक्ट टैक्स के इंडिया में मोस्टली 3 एग्जांपल लिए जाते हैं। इनकम टैक्स, दूसरा होता है वेल्थ टैक्स, और तीसरा है गिफ्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं जिनका बर्डन किसी दूसरे बंदे पर डाला जा सकता है। इस तरह के टैक्सेस में इंपैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स दोनों ही अलग अलग बंदों पर होते हैं। ठीक है, यानी कि ये टैक्स लगता किसी और पर है और इसका बर्डन कोई और भी करता है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है? इनडायरेक्ट टैक्स बोला गया है। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल अगर हम लेने जाएं तो सबसे पहला हम जीएसटी का लेते हैं और दूसरा हम कस्टम ड्यूटी का लेते हैं। कस्टम ड्यूटी का लिया जाता है। इसके अलावा इंडिया में लिमिटेड अमाउंट के अंदर एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जाती है, जो पेट्रोल, शराब वगैरह इन पे लगती है, और वैट भी लगाया जाता है। हालांकि पहले इंडिया में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, लेकिन जीएसटी आने के बाद मोटा मोटी सारे टैक्सेस क्या हुए हैं? रिमूव हो गए। अब इसके बाद हम आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू पे। लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू में सबसे पहला होता है लाइसेंस फीस। सरकार जो भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके बदले में लिया जाने वाला चार्ज क्या कहलाता है? लाइसेंस फीस कहलाता है।
ठीक है। दूसरा होती है आपकी फाइन एंड पेनल्टी। अगर आप लॉ के अगेंस्ट कोई काम करते हैं तो उस पर लिया जाने वाला चार्ज क्या कहलाता है? फाइन एंड पेनल्टी कहलाता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि फाइन एंड पेनल्टी का ऑब्जेक्ट कभी भी रेवेन्यू जनरेट करने का नहीं होता। बेसिकली जब आप पे इकोनॉमिक बर्डन पड़ता है तो शायद आप उस एक्शन को दोबारा ना करें, इसलिए ये पर्पस से ये लगाया जाता है। तीसरा होता है एस्टीम। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई लीगल वारिस नहीं होता। ऐसे लोगों की संपत्ति जब सरकार लेती है तो उससे जो बर्ड आपको इनकम जनरेट होती है वो क्या कहलाती है? एस्टीम कहलाती है। ठीक है। देन आफ्टर हम अगली बात करते हैं स्पेशल असेसमेंट। सरकार की किसी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी की वजह से अगर आपके एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उस पर लिया जाने वाला चार्ज क्या कहलाता है? स्पेशल असेसमेंट कहलाता है। पांचवी बात आती है दैट इज इनकम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। टेलीकम्युनिकेशन के लाइसेंसेस जैसे 2G, 3G, 4G के लाइसेंस जब सरकार बेचती है तो उससे जो रेवेन्यू आती है वो कहलाती है सेल ऑफ स्पेक्ट्रम की रेवेन्यू। फिर छठा आता है ग्रांट्स एंड डोनेशंस। ठीक है। अगर सरकार डोनेशन या ग्रांट्स मिलती हैं तो उसकी रेवेन्यू क्या कहलाती है? ग्रांट एंड डोनेशन कहलाती है। और लास्ट बात आती है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज, जैसे रेलवे या पीएसयू की जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उनकी रेवेन्यू क्या कहलाती है? इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज कहलाती है। तो ये सारी हो गई आपकी नॉन टैक्स रिसिप्ट हो गई। इसके बाद हम आते हैं कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट की जस्ट अपोजिट होती है। नंबर 1, कैपिटल रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच डिक्रीज assets of the government, assets of the government। ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट के assets को डिक्रीज करती है। सेकंड हम बात करते हैं which create liability, यानी कि जो सरकार की लायबिलिटी को बढ़ाती है। उन रिसिप्ट्स को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स को 3 कैपिटल रिसिप्ट्स लिए हैं हमने, टोटल मिला के 3 कैपिटल रिसिप्ट्स होती है। नंबर 1 लोन। जब सरकार इंटरनल या एक्सटर्नल लोन लेती है, इंटरनल लोन का मतलब देश के अंदर से लोन लेती है और एक्सटर्नल लोन का मतलब बाहर से लेती है। तो जब भी सरकार लोन लेती है तो लोन से सरकार पर फ्यूचर लायबिलिटी जनरेट होती है। ठीक है, इसलिए हम इसको कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। दूसरा होता है रिकवरी ऑफ लोन। देखिए क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जो लोन देती है वो उसका असर्ट, अब वो लोन जब रिकवरी हो जाएगी तो गवर्नमेंट के असर्ट्स क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। गवर्नमेंट के पास पैसा तो आ जाएगा लेकिन उसके असर्ट्स क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। इसलिए उसको क्या माना गया? कैपिटल रिसिप्ट माना गया। और तीसरा आता है डिसइन्वेस्टमेंट। सरकार जब अपनी पब्लिक सेक्टर यूनिट के शेयर प्राइवेट सेक्टर को बेचती है तो उससे जो इनकम आती है वो इनकम क्या कहलाती है? वो रिसिप्ट जो आती है वो कहलाती है आपकी डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट से हमेशा सरकार के असर्ट्स डिक्रीज होते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल अभी लेटेस्ट में आया थोड़े टाइम पहले, गवर्नमेंट एलआईसी में 26% शेयर अपने सेल आउट कर रही है। ठीक है, तो पहले सरकार का एलआईसी में जो हिस्सेदारी थी वो 100% थी। अब सरकार की हिस्सेदारी, पैसा तो सरकार के पास आ जाएगा, ठीक है, लेकिन सरकार की हिस्सेदारी जो एलआईसी में पहले 100% थी वो बढ़ करके 74% रह जाएगी। तो बेसिकली सरकार के असेट्स उस पीएसयू में क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसलिए हमने इसको क्या माना? कैपिटल रिसिप्ट माना। तो 3 आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स है, लोन, रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये पूरा का पूरा खाता हो गया कि गवर्नमेंट को बजट में पैसा कहां से आता है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं वापस सारी चीजों को। देखिए मैंने बजट रिसिप्ट को 2 हिस्सों में बांटा है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट वो है जो ना तो असेट्स को घटाती है ना लायबिलिटी को बढ़ाती है। इनको फिर मैंने 2 हिस्सों में बांटा, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, एक तो टैक्सेस से जो इनकम आती है और एक नॉन टैक्स से जो रेवेन्यू आती है।
टैक्स रेवेन्यू फिर मैंने दो हिस्सों में डाला, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जिनका बर्डन दूसरे पे नहीं डाला जा सकता, इनडायरेक्ट टैक्स वो जिनका बर्डन दूसरे बंदे पे ट्रांसफर होता है। डायरेक्ट टैक्स में मैंने तीन एग्जांपल लिए, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने जीएसटी और कस्टम ड्यूटी लिया। इसके अलावा वैट, एक्साइज ड्यूटी और आता है, लेकिन वो माइनर गुड्स पे लगते हैं, इसलिए मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया। नॉन टैक्स रेवेन्यू में मैंने लाइसेंस फीस को लिया, फाइन पेनल्टी को लिया, एसटीट को लिया, स्पेशल असेसमेंट को लिया, सेल ऑफ स्पेक्ट्रम को लिया, ग्रांट एंड डोनेशंस को लिया, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस को लिया। तो ये सारा का सारा मामला हो गया जो अदर देन टैक्सेस से सरकार को रेवेन्यू जनरेट होती है। फिर हमारे कैपिटल एसेट्स पे, कैपिटल एसेट्स वो एसेट्स हैं जो ना तो असेट्स को जो असेट्स को घटाती हैं और लायबिलिटी को बढ़ाती हैं। इसमें मैंने तीन लिए, एक तो लोन लिया, एक रिकवरी ऑफ लोन लिया और तीसरा डिसइन्वेस्टमेंट लिया। तो ये पूरा का पूरा खाका मैंने आपको तैयार करके दे दिया कि बजट में सरकार के पास पैसा कहां से आता है। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि बजट में पैसा जाता कहां है, फिर बजट कितने टाइप का होता है, कब बना है, कौन सा बजट कब बनाया जाता है, डेफिसिट क्या होता है, वो सारी चीजों पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मैंने चार्ट के थ्रू आपको सारा समझाने की कोशिश की है, बहुत ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। कोई भी डाउट हो आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।